गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज जो एक कविता यहाँ पर है कि कश्मीर, बराबर। बच्चों, ये जो कविता है, कुछ ऐसे चैप्टर है, हमने एग्जाम के लिए जो कोर्स, हमारे कुछ कोर्स कम कर दिए गए थे बोर्ड की तरफ से, तो वो तो हमने कंप्लीट कर दिया सारे कोर्स, लेकिन दो चार जो चैप्टर रह गए हैं कैंसिल जो किया गया था, तो उसको मैं एक बार मतलब कि ऐसा आप लोगों को जानकारी में रहे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बराबर। और एग्ज़ाम के समय भी बोर्ड की तैयारी आप इस चैप्टर को थोड़ा सा एक दो बार इसको वीडियो को सुन लेंगे और टेक्स्ट बुक को मतलब समझ लेंगे कविता के भावार्थ को, तो अच्छा रहेगा, बराबर। तो बच्चों, जो है कि यहाँ पर कश्मीर, बराबर, कश्मीर के बारे में आप लोगों को सभी को भी पता है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, बराबर। और कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और प्रकृति सौंदर्य के लिए वह विश्व प्रसिद्ध है। कश्मीर पंजाब के उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ एक पहाड़ी प्रदेश जो प्रकृति सौंदर्य और उर्वरता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ कश्मीर में अंगूर, सेब, अंगूर जिसे कहते हैं कि द्राक्ष, सेब, एप्पल, नाशपाती, अनार, बादाम आदि जो फल हैं बहुत मात्रा में यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर बहुत से झील हैं, झरने हैं, जिनमें से डल जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत भोले और सुंदर होते हैं। और झेलम जो कश्मीर से होकर के पंजाब की ओर बही है, ऐसा प्रसिद्ध है कि यहाँ पहले जल ही जल था। और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तो बच्चों, यहाँ कश्मीर में दूर दूर से पर्यटक, अनेक प्रवासी लोग यहाँ पर बार बार आते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है एक की ओर अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस कविता में कवि ने कश्मीर के सौंदर्य का मनोहर वर्णन काव्य में किया है, बराबर। और इस काव्य के जो कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, तो वीरेंद्र मिश्र और फिल्म के गीत के लिए उन्होंने फिल्म के गीत भी लिखे हैं और जिसकी वजह से बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और बहुत बड़े गीतकार भी। और इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गीतम, अविराम, चल मधुबेली, लेखनी, बेला, झुलसा, छाया नट, धूप में, काले मेघा, पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार से इनको सम्मानित भी, निराला पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो वीरेंद्र जी की जो कविताएं हैं, इनकी कविता के मूल्य के प्रति वो अपने वीरेंद्र जी ने अपने जीवन मूल्यों के प्रति कविता में पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। और उन्होंने उनके कविता में अत्यंत विनम्र, सरल, स्नेहशील, कोमल और हृदय के साथ ही प्रबल, आत्माभिमानी, संघर्षशील इनके जो साहित्य जो रचनाएं हैं उसे हमें पता चलता है। और वीरेंद्र मिश्र जी समाज और साहित्य में व्याप्त फैली हुई जो रूढ़िवादी और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। और इन्होंने अपने गीतों में अपने समय और समाज की जो प्रगतिशील जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं थी, उन्होंने उसको अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनका परिचय है कि वीरेंद्र जी जो हैं वह का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और आकाशवाणी मानद प्रोड्यूसर रहे हैं और वे नवगीत विद्या के गीतकार थे। फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे हैं। इनके काव्य संग्रह गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा, छाया नट, धूप में, काले मेघा, पानी दे, बराबर, तथा शांति गंधर्व। और इन्हें देव पुरस्कार, निराला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया गया है, बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं काव्य जो है
कि काव्य के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पहली जो पंक्ति यहाँ पर है, बराबर, काव्य की जो पहली पंक्ति है कि जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में चलो चले, फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, बराबर। स्वर लहरी, बराबर, यहाँ पर जो है स्वर लहरी यानी कि ऊंचे नीचे स्वरों की लहरी, बराबर। जब गाना गाते हैं तो स्वर में वो होता है। और फिर यहाँ पर घाटी, घाटी ने नदी या पर्वतों के बीच का भाग, नाव की नगरी यानी कि जहाँ सरोवर में नावें ही नावें दिखाई देती हैं, नावें ही चलती हैं, बराबर। तो तो इसका भाव इस तरह से कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ उस जगह पर चले जहाँ फूलों से भरी हुई क्या हो फूलों से भरी हुई घाटियाँ है और नाव की नगरी जिसे कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश जो बर्फ से ढका रहता है। तो कश्मीर क्या है कि बर्फ से पूरी तरह से ढका रहता है। ओके, फिर दूसरा जो है कि कवि कह रहे हैं कि सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता साली मार चमन, भ्रमर बजाते सहनाई, किरणें की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर, धूप बिखेरे बजरी में, बराबर। पवन आने की हवा, बराबर, पवन आने हवा। और फिर यहाँ पर पंछी यानी पक्षी, सैलानी यानी कि जो घूमने के लिए यात्री आते हैं, सैर सपाटा, बराबर, कि उन्हें कहते हैं सैलानी, बराबर। और फिर यहाँ पर चमन, चमन आने बाग, ओके। और फिर भ्रमर, भ्रमर आने भौरा, और बजाई सहनाई किरणों, किरणों आने किरण, और की मलिन, मलिन जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा धुंधलापन ऐसा। आई झील, बराबर, आई झील, झीला ने सरोवर, और किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे, डलिया ने की बांस की बनी हुई टोकरी, और बिखेरना ने जिसे कहते हैं कि फैलाना, बिखेरना ने फैलाना इधर उधर, बराबर। और फिर बजरिया ने कंकड़ी। तो यहाँ पर इसका पूरा भावार्थ इस तरह से होगा कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर में सन 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 करती क्या हवा चलती रहती है, यानी कि बहुत ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर बहुत जो हवा भी चलती है तो सन 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 करती हवा चलती है, कि ऐसा लगता है कि मानो इन हवाओं के साथ क्या स्वर उभर करके आ रहा है। और यहाँ पर जो घूमने के लिए जो आए हुए लोग हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उड़ते हुए पक्षी की तरह। शालीमार जो वहाँ का बाग है वो बाग खिला हुआ है, क्योंकि रंग बिरंगी लोग वहाँ पोशाक पहन करके वहाँ घूम रहे हैं चारों तरफ। और चारों ओर भौरों की क्या गुनगुनाहट सहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। यानी कि लोगों की जो वहाँ सैर सपाटे करने के लिए लोग आए हैं, लोगों की आवाज़ को कवि ने किसके साथ तुलना की है? भौरे के साथ, भौरे के गुनगुनाहट के साथ तुलना की गई है, बराबर। और फिर जो सुबह का जो दृश्य होता है, सुबह का जो नज़ारा होता है, वह नज़ारा कश्मीर में अति सुंदर, अति सुहाना होता है। और सुबह सुबह सूर्य की किरणें किसी मलिन की तरह लगती हैं, लगता है कि किरणें मलिन बनकर और झील के किनारे अपनी जो धूप है वो डलिया में लेकर के क्या कि बजरी पर फैला रही है। बजरी यानी कि जिसे कहते हैं कि कंकड़ी, बराबर। तो वहाँ पर सूर्य की किरणों का प्रकाश ऐसा फैल रहा है, यानी मलिन यानी कि सूर्य के किरणों का प्रकाश पूरी तरह से खुल करके नहीं है, धुंधला जिसे कहते हैं, धुंधला से सूर्य के किरणों का प्रकाश वहाँ चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर है कि जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी हैं, कभी हवा आ जाती, नया गजल गा जाती, तब मखमल गलीचों पर कुछ
मस्ती सी छा जाती, मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की बंसी छिड़ती, नील गगन की छतरी में। तो बच्चों यहाँ पर इस काव्य की पंक्ति को पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर कि बहुत जंगल जंगल होड़ मची है। होड़ जिसे कहते हैं स्पर्धाएं मची हुई हैं, बराबर। तो लोग मतलब क्या कि स्पर्धाएं हो रही हैं। और फिर तितली और टिटहरी, ये पक्षी हैं, मतलब तितली जैसे बटरफ्लाई कहते हैं, टिटहरी है। और फिर हवा में क्या एक तरह की गजल सी, जब हवा चल रही तो हवा में तरह की गजल सुनाई दे रहा है। फिर मखमल गलीचे पर कुछ मस्ती सी। मखमल गलीचे ने दूर दूर तक क्या है, घास है, बराबर। जो घास है, घास की तुलना किसके साथ किया गया है, गलीचे के साथ। जैसे गलीचा एकदम कोमल मुलायम होता है, तो जैसे घास भी क्या एकदम कोमल मुलायम घास है, बराबर। और फिर मस्ती से छा जाए, मौसम कभी बदलता, सपना कभी मचलता। मचलता ने कि जिसे कहते हैं कि मचलना आने अड़ना या हट करना, बराबर। और अड़ना या हट करना। नील गगन, नील आने नीला, गगन आने आकाश, बराबर। गगन की छतरी, बराबर। तो क्या है, गगन की छतरी। तो आकाश, ऐसा लगता है कि पूरे आकाश पूरे आकाश में नीला छाया हुआ है। ओके, तो इसके में कभी इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जंगलों में मतलब तितली और टिटहरी, जो पक्षी तितली और टिटहरी के बीच में क्या स्पर्धाएं हो रही हैं और होड़ लगी हुई है, और जबकि हवा भी बहती है। और उन्हीं हवा से जंगल से गजल के स्वर सुनाई देते हैं। लगता है कि जमीन पर दूर दूर तक क्या हुई है, और घास उगी हुई है। और वह घास मानो कि कालीन बिछे गलीचा बिछा हुआ हो, ऐसी घास है। और यहाँ कभी मौसम बदल जाता है, तो कभी यहाँ मौसम बदल जाता है, पर तो क्या बता रहे हैं, कभी यहाँ मौसम बदल जाता है, तो कभी यहाँ का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो कभी उसमें भी बदलाव आ जाता है। और कभी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर चरवाहे ने जो जानवरों को चराते हैं, बराबर, वो चराने के लिए कभी कहीं चरवाहे आते हैं, तो चरवाहों की जो बंसी की धुन होती है, बंसी बजाते हैं, उसके स्वर से, उसके मधुर आवाज़ से वातावरण कुछ अलग ही हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हाँ, पल छिन किसी बहाने से, गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात कहीं जहाँ है, दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूले जहाँ रूहानी है। बच्चे जो क्वेश्चन है जिसको बोर्ड में पूछते हैं, बराबर, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रूहानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से, चांद छुपा है बदली में, बराबर। तो चांद छुपा है बदली में। तो पल छल पल भर या क्षण भर, बराबर, किसी बहाने में गुजरे हुए ने बीते हुए, बराबर, जमाने में, बस्ती जहाँ लोग रहते, दूर खड़े वीराने जिसे कहते हैं कि सुनसान निर्जन, बराबर। और फिर चश्मे जहाँ हिमानी है, यानी कि पानी के जिसे कहते हैं कि सोते। ओके, हिमानी यानी कि शीतल, हिमानी यानी शीतल। फूल जहाँ रूहानी यानी मुलायम, रूहानी यानी मुलायम। फिर बदली यानी बादल। तो इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कहीं बस्ती है, और जो बस्ती है वह कैसी निर्जन है, सुनसान है, इसलिए कोई एक दूसरे के संपर्क से साधते हुए लगते हैं, बराबर। और यहाँ ठंड पानी के अनेक स्रोत हैं, बराबर, उसका उद्गम स्थान है, अनेक जगह ठंडे पानी है। और पूरा घाटी अति सुंदर और कोमल फूलों से भरी पड़ी है।
और फूलों को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पौधों के पत्ते से बातें कर रहे हैं और उन्हें चांद क्या कर रहा है, चांद बादल में छुप करके क्या देख रहा है, छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? चांद बादल में गायब हो गया है। ओके, और फिर इसके बाद जो पंक्ति है यहाँ पर कि नेक्स्ट पंक्ति जो है यहाँ कि हाँ, जल में खिली रुबाइया, बजरों की अंगड़ाइया, चलो शिकारे संग में जल्दी बागों की परछाइयाँ। प्रेम कथाए बिलहन की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाली, नभ की नील मसहरी में। बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि रुबाइयों का मतलब बच्चों क्या होगा? रुबाइया ने जिसे कहते हैं कि 4 पंक्तियों का छंद होता है, उसे कहते हैं रुबाइया। बराबर। और फिर बजरो आने छायादार बड़ी नावे। बराबर। बजरो आने की छाया, जो आप लोगों ने नाव देखा होगा, नाव को क्या करते हैं नाविक लोग? अपने नाव को अच्छी तरह से सुंदर तरीके से उसको छा देते हैं, उसको मतलब रंग बिरंगी फूलों से, कपड़ों से सजा करके रखते हैं। ओके, चले शिकारे, शिकारे यानी लंबी नाव। बराबर। लंबी नाव होती, आप लोगों ने देखा होगा लंबी, जिस तरह से बेट द्वारिका वगैरह जाओ तो वहाँ की नाव क्या होती है, बहुत लंबी होती है। और नाव को क्या करते हैं, उसको छायादार बना देते हैं। बराबर उसको। और फिर बागों की परछाइयाँ, प्रेम कथाएं बिल्हण। बराबर। कथा ने कथा। ओके, और फिर कथा ने कथा, बिल्हणाने की जिसे कहते हैं प्रेम कथाएं बिल्हण की, बिल्हणाने की बिछड़ना ऐसा। और फिर गाथा मन की, जेल में सोई तारों वाली, तो तारों वाली, नभ के नील मसहरी, नभ आने आकाश, मसहरी आने की जालीदार कपड़ा जिसे मच्छरदानी कहा जाता है, उसे कहते हैं मसहरी। बराबर। मच्छर शॉर्ट माने मच्छरदानी। तो इस पंक्ति कवि ये कहना चाह रहे हैं कि झील और सरोवर के जो जल हैं, ऐसा लगता है कि कितनी वो आपस में मस्ती करते हुए ऐसे लगते हैं। और उनके स्वर जो हैं, स्वर रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। और सरोवर के जल में तैरते जो बड़ी नावें हैं, बराबर, सरोवर के जल में जो तैरती जो बड़ी नावें हैं, वे हिलते डुलते हैं और ऐसा लगता है जैसे अंगड़ाइयाँ लेती नजर आती हैं। और पानी पर जो नावें चलती हैं तो पानी में आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती है। आप देखे होंगे कि पानी रख दो तो पानी का प्रतिबिंब आसपास जो होता है वो पानी पर पड़ता है। ओके, और शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे बाघों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हैं। तो इस भूमि पर जगह जगह बिलहण की क्या है, प्रेम गाथाएं, कथाओं के दर्शन होते हैं। और यहाँ का जो माहौल है, अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सजी मसहरी में सोई सी लगती है। कौन सी सोई सी लगती है? झेलम नदी। बराबर, कि रात का समय है और रात के समय सितारों का जो प्रतिबिंब उस झेलम नदी पर पड़ता है, ऐसा लगता है कि जैसे मच्छरदानी में सोई हुई सी लगती है। ओके, तो इसके बाद अंतिम जो पंक्ति है, ओके, अंतिम जो पंक्ति यहाँ पर है अमरनाथ की। बराबर, क्या है? अमरनाथ की राहों में, शेष नाग की बाहों में, पश्मीन ध्वजा फहरा रहा, देवदारों की छाँवों में। बराबर, किसकी छाँव में? देवदार। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, कि अमरनाथ की राहों में
शेषनाग बराबर। शेष मतलब कि अमरनाथ जो है वह कश्मीर का क्या है कि वह प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफाएं वहाँ पर हैं और शेषनाग जैसा विशाल क्या है सरोवर है। ओके, शेषनाग की तुलना किसके साथ की है? विशाल सरोवर के साथ। पश्मीना ध्वजा फहरा रहा। पश्मीना ने कश्मीर में बनने वाले बहुत मुलायम ऊनी कपड़े बराबर। और महंगा होता है, पश्मीना बहुत महंगा होता है, लेकिन ये जो कपड़ा है वो बहुत गर्म होता है। ये कहाँ बनता है? ये कश्मीर में बनता है। यानी कि पश्मीना ध्वजा का अर्थ है हमारा राष्ट्र तिरंगा झंडा बराबर। राष्ट्र तिरंगा झंडा यह पड़ा हमारे देश की क्या है मतलब कि हमारे देश की शान मान और हमारा प्राण है। और इसके नीचे देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। किसके नीचे सुरक्षित हैं? जो झंडा हमारे देश का फहरा रहा है कहाँ? कश्मीर में। और यह सौम्य ढंग से नागरिकों की क्या रक्षा करता है। ओके, तो इसके बाद कवि कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो अमरनाथ जो यह प्रदेश कश्मीर जो प्रदेश है यहाँ पर अमरनाथ जैसे पवित्र गुफाएं और शेषनाग जैसा यहाँ पर विशाल सरोवर है। और पूरा जो प्रदेश है वो क्या है? देवदारों की छाया। देवदारू यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष भरा पड़ा हुआ, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहाँ पर हैं बराबर। और फिर मन जिसका गंभीर है वह अपना क्या है? कश्मीर है। तो कवि कह रहे हैं कि हमारा जो तिरंगा झंडा जो शान से फहरा रहा है यह हमारा कश्मीर है। और आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन बराबर मन हाँ मन दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या बराबर कि दुश्मन लोग क्या कर कि अगर उस पर बुरी निगाह भी कश्मीर पर डाल सकते नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो नौजवान वीर हैं वो क्या हैं? वो पूरी तरह से सतर्क हैं और हमारे कश्मीर पर जरा भी आँच आने नहीं पाए ऐसी उस सेवा में लगे हुए हैं। और कवि कह रहे हैं कि आओ फूलों की घाटी और नाव की नगरी में चले। कहाँ चलने की बात कर रहे हैं? फूलों की घाटी और नाव की नगरी में कवि चलने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो कविता है, कविता पूरे कश्मीर के दृश्यों को पूरी तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कश्मीर यानी प्रकृति छटा जो है उसकी कश्मीर की और मन को मोह लेने वाली है। और यहाँ अनेक झील और सरोवर हैं। और यहाँ पर जो सैलानी लोग जो यात्री लोग हैं वो सुंदर नाव में बैठकर क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। और नावें जो कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा गया है। कश्मीर में जो नावें हैं, नावें चलाने में जो नाविक होते हैं वो बहुत बड़ी नाव होती है, उसको सुंदर तरीके से उसको सजाया जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पर कश्मीर के काव्य की चर्चा समाप्त हुई। ओके, थैंक यू। आप इसके एक बार सुन लीजिएगा।